हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हम लोगों का एग्ज़ाम है और आज हम उस एग्ज़ाम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कांट के बारे में समझने जा रहे हैं। कांट के बारे में सामान्यतः ये माना जाता है कि ये बहुत कठिन दार्शनिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना थोड़ी मुश्किल है। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं, तो आपको पता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में ज़्यादातर कांट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपके ऑप्शन भी रहेंगे। तो कांट अगर आपको बहुत टफ लग रहा है, वैसे तो टफ नहीं है, लेकिन कांट को लेकर परेशान नहीं होना, मतलब कांट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में हमारा पर्पज पहले नंबर लाना होता है, फिर दूसरी बात बहुत अच्छे नंबर लाना होता है। तो मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके दूसरे फिलोसफर अच्छे तैयार हैं तो आप इसको थोड़ी बहुत स्किप करने की सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन आएगा। लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी तैयारी है तो इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि कांट का अगर आप क्वेश्चन हैंडल करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी रहती है कि कांट को देखकर थोड़ी फिलोसफर या टीचर खुश होते हैं और उनको लगता है हाँ, इसने कुछ अच्छा लिखा है। तो चलिए हम पहले कांट को समझते हैं कि कांट है क्या। तो जब भी हमें कांट की बात आएगी तो सबसे पहले हमें कुछ एक बैकग्राउंड के बारे में समझना होगा कि कांट के पहले क्या चल रहा था, क्योंकि हर चीज अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है। समझ में आ रही बात? तो अगर हमें किसी चीज का बैकग्राउंड पता है तो फिर हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो कांट बेसिकली बात करते हैं ज्ञान की, नॉलेज की, नॉलेज की बात करते हैं। और याद रखना, कांट से पहले कौन बात कर रहा था? कांट से पहले दो तरह के लोग थे। एक जो बोलते थे कि ज्ञान अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से ज्ञान आता है, जो बोल रहे थे ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, और दूसरे बोल रहे थे कि ज्ञान तर्क या रीजन या बुद्धि से आता है। ठीक है, दो तरह के लोग थे, है ना। कांट के पहले दो तरह के लोग थे जो बोल रहे थे कि ज्ञान अनुभव से आता है, एक ऐसा स्कूल के लोग थे, और कुछ लोग बोल रहे थे कि ज्ञान तर्क से आता है, रीजन से आता है या बुद्धि से आता है। आपको ऑलरेडी सब पता होगा लगभग। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दूं। जो बोलते हैं ज्ञान अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, एम्पिरिसिज्म, वो बोलते हैं कि ज्ञान हमारे सेंस ऑर्गन या इंद्रियों से आता है। हम देखते हैं जैसे, है ना, मान लो मैं भी कैमरा देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, ये सब ज्ञान है। ये कैसे आ रहा है? एक्सपीरियंस से, आंखों से, है ना। स्किन से हमें मान लो जैसे एसी चल रही है तो ठंडे होने का ज्ञान हो रहा है। तो हमें कई तरीके से का ज्ञान होता है ना। बेसिकली आप देखते हो कि जीभ से ज्ञान होता है हमें। तो जो सेंस ऑर्गन है हमारे 5, हमें उनसे ज्ञान होता है। तो सारा का सारा जो हमारा ज्ञान है, सारा का सारा जो हमारा नॉलेज है, वो इसी 5 सेंस ऑर्गन से हमें मिला है। ऐसा कौन मानते हैं? अनुभववादी, जो एक्सपीरियंस को मानते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज। अब याद रखना, एक्सपीरियंस को जो मानते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, उनका जो नॉलेज होगा वो कैसा होगा? उनका जो नॉलेज होगा वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपको हमेशा एक्सपीरियंस में चीजें अलग दिखती हैं। एक समय आप अगर तीखा खाओगे तो बहुत तीखा लगेगा, उसको खाते खाते फिर आपको कम तीखा लगने लगेगा। आप देखते होगे दो व्यक्तियों के लिए, किसी के लिए एसी 16 डिग्री टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, किसी के लिए नॉर्मल होता है। तो चूंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन होता है, उस सेंस ऑर्गन के कारण हमारा ज्ञान बहुत डिफरेंट होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। समझना, एक तो परिवर्तनशील होता है ना, मतलब चेंज होता रहेगा हमारा नॉलेज। जैसे आप ही देखो, आपको कुछ चीजें पहले एक्सपीरियंस में जो किया होगा अलग लग रही होंगी, अब अलग लग रही होंगी। तो ज्ञान आपका कैसा है? चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो कहीं ना कहीं से एक नवीनता की बात आती है, मतलब कुछ ना कुछ नया, है ना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ न्यू दिखता है। तो जब भी अनुभववादी ज्ञान की बात करेंगे तो कहेंगे ज्ञान में परिवर्तन होता है, ज्ञान में नवीनता होती है। एक स्कूल ये था। दूसरा जो स्कूल था वो था बुद्धिवादी का, ठीक है, रैशनलिस्ट। वो कहते थे कि जो ज्ञान है
वो बेसिकली रीजन से आता है या हमारी बुद्धि में पहले से ज्ञान था, ऐसी बात करते हैं। कहते ज्ञान हमें कोई आंखों नाक कान से नहीं आता, अगर इन सब से ज्ञान आता होता तो ये सब तो जानवरों के पास भी आंख नाक कान, उनको क्यों नहीं ज्ञान होता? तो मनुष्य को जो ज्ञान होता है वो मनुष्य की विशेष क्षमता के कारण होता है, और वो क्षमता होती है बुद्धि, और सारा ज्ञान हमारे दिमाग में पहले से रहता है। बेसिकली ये मानते हैं कि जैसे मान लो कोई एक पत्थर है, उसके अंदर चमक पहले से है, चमक बाहर से नहीं आई, अंदर है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको फर्निश किया, खूब रगड़ा और ये चमकने लगा। तो वैसे ही मनुष्य के अंदर भी ज्ञान होता है, वो प्रैक्टिस करता है तो ज्ञान बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब इसमें बेसिकली आप देखोगे क्या कौन आएंगे, डेकार्त, लाइबनिज, ठीक है, स्पिनोजा, ऐसे लोग आएंगे। ठीक, ये क्या मानते हैं कि जो हमारा ज्ञान है ना, प्लेटो ये मानते हैं कि हमारा ज्ञान बेसिकली अंदर रहता है और बाद में बाहर आता है। लेकिन ये लोग क्या है, अनुभववादी क्या मानते हैं कि हमारा ज्ञान पूरा का पूरा कहां से आता है, बाहर से आता है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है। अब देखो, ये जो मानते हैं, जो अनुभववादी हैं, ये मानते हैं ज्ञान इंद्रियों से आता है, और जो बुद्धिवादी हैं ये मानते हैं कि ज्ञान दिमाग में पहले से है, बुद्धि में पहले से है। अब जो ज्ञान है, इनका ज्ञान कैसा होगा? इनका जो ज्ञान होगा वो परिवर्तनशील होगा, चेंजेबल होगा, चेंज होता रहेगा। पर जो बुद्धिवादियों का ज्ञान होगा वो कैसा होगा? वो यूनिवर्सल होगा, सार्वभौमिक होगा, और कभी ना बदलने वाला होगा, नियत होगा, है ना। जैसे 1+1 हमेशा 2, कहीं भी चले जाओ 2 होगा, लेकिन ठंडी है कि गर्मी, इस तरह। तो बेसिकली इनके लिए जो ज्ञान है उसका आदर्श उदाहरण है मैथ। कहते हैं नॉलेज मतलब मैथ्स की तरह होता है, जो कभी बदलता नहीं है। और इनका जो नॉलेज है वो कैसा है? फिजिक्स की तरह, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखता है। अब कांट क्या करते हैं? कांट इन दोनों की परीक्षा करते हैं। कांट इसको भी देखते हैं बहुत अच्छे से। याद करो, आप जब अनुभववादी आप पढ़ोगे तो लॉक के बाद आप जाओगे तो ह्यूम तक आपको पढ़ने को मिलेगा ना, बर्कले, ह्यूम, लॉक। और बुद्धिवादी में आप जब पढ़ोगे तो डेकार्त, है ना, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये इनके 3 दार्शनिक हैं। ह्यूम को कहोगे कि अनुभववादी में सबसे ऊपर है ना, और कांट को में मतलब बुद्धिवादी में लाइबनिज को कहोगे सबसे ऊपर है। अब होता क्या है कि जब ये ज्ञान की जो बात करते हैं वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान परिवर्तनशील है। और ये कैसी बात कर रहे हैं? ज्ञान जो है उसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई नयापन नहीं है। तो कांट कहते हैं कि ज्ञान में तो दोनों होना चाहिए, नवीनता भी होनी चाहिए, साथ में उसमें स्थायित्व तो होना चाहिए। मतलब स्थायित्व का मतलब जो चेंज ना हो ना। मैं थोड़ी इनफॉर्मल शब्द लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप बताओ, अनुभववादी को मानेंगे तो ये हो जाएगा, पर ये नहीं रहेगा। बुद्धिवादी को मानेंगे, रैशनलिस्ट को मानेंगे तो ये आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो कांट कहते हैं कि ये दोनों जो दार्शनिक हैं, ये दोनों जो विचारधारा हैं, ये अधूरी हैं। आधा ये सही है, आधा ये सही है। तो कहने का मतलब कांट ऐसा कहते हैं कि दोनों चीजें आधी आधी हैं। अब देखो, याद रखना एक बात अच्छे से, कांट ने अपना दर्शन आके सीधे नहीं दिया। कांट ने पहले इन दोनों दर्शन का क्या किया? प्लस और माइनस देखा कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है। तो उन्होंने अनुभववादियों में देखा, इम्प्रेसिस्ट में देखा कि इनमें अच्छा है कि ये नवीनता की व्याख्या कर लेते हैं, इनोवेशन की व्याख्या कर लेते हैं, पर स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाते, यूनिवर्सलिटी की व्याख्या नहीं कर पाते। आखिर ज्ञान ठीक है, नई चीजों का ज्ञान होना चाहिए, पर अगर ज्ञान परिवर्तनशील होता रहा तो फिर ज्ञान कैसे है? कल कोई कुछ और बोलेगा, कल कोई कुछ और बोलेगा, है ना। तो ये कैसे है ज्ञान? मान ला आज हमने देखा कि बादल है तो पानी बरसेगा, कल के दिन कुछ और हो जाएगा, तो फिर उसे ज्ञान थोड़ी कहेंगे, उसे तो अफवाह कहेंगे या कुछ भी बोलो। तो कहा कि अनुभववादी ज्ञान की एक चीज तो ठीक है, नवीनता की बात करते हैं, ज्ञान में नयापन होना चाहिए। नया ज्ञान कहां से आएगा? अगर सारा ज्ञान हमारे दिमाग में अंदर से ही है तो हम तो पहले से सब कुछ जानते हैं, इस दुनिया में नया तो कुछ होगा नहीं। तो कहा ठीक है, अगर हम अनुभव को माने, एक्सपीरियंस को माने, तो ज्ञान में नयापन अच्छा है, लेकिन ज्ञान में यूनिवर्सलिज्म कहां से आएगा? ज्ञान में निश्चितता, सर्टिनिटी कैसे आएगी?
तो कहा भाई ये सही नहीं है, आधा सही आधा गलत। तो क्या किया, कांट ने अपने से पहले जो दार्शनिक थे, जो विचारधारा थी, उसकी क्या की, समीक्षा की। समीक्षा इसी को कहते हैं ना, क्रिटिक। और एक सवाल यहीं से आता है कि कांट समीक्षावादी दार्शनिक हैं, तो क्यों है ये जान लो। कांट सीधे अपना दर्शन नहीं देते। कांट अपने से पहले जितने भी दार्शनिक थे उनकी एक समीक्षा करते हैं कि वो कितने सही और कितने गलत। ऐसे ही उन्होंने बुद्धिवादी को कहा कि इनके ज्ञान में सर्टेनिटी है, यूनिवर्सलिटी है, लेकिन कोई नवीनता नहीं है, तो ये भी अधूरा है। तो इस प्रकार कांट ने कहा कि भाई इसमें ये अच्छा ये बुरा, ठीक है, और इसमें कहा कि ये अच्छा ये बुरा, समझ लो ऐसे ना। क्लियर हो गई बात। तो मान लो ये अनुभववादी है और ये बुद्धिवादी है, इसमें क्या खराबी है, सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। अच्छा क्या है, इनोवेशन है, नवीन ज्ञान है। बुद्धिवादी में क्या है, बुद्धिवादी में यूनिवर्सलिटी है, सर्टेनिटी है, लेकिन इनोवेशन नहीं है, नवीनता नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। इस तरह से अब आप समझोगे कांट क्या करते हैं, तो कांट इन दोनों को मिला देते हैं, और इसीलिए कांट को कहा जाता है कि कांट अनुभववादी और बुद्धिवादी दोनों को साथ लेके चलते हैं। वो कैसे चलते हैं इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो यहां से एक सवाल समझ में आ गया होगा कि जो कांट है वो अपने से पूर्व दर्शन बुद्धिवाद और अनुभववाद की समीक्षा करते हैं, उसकी क्रिटिक करते हैं और देखते हैं कि उन दोनों में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या कमी है, और फिर अपना दर्शन या अपनी बात को कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपकी सुनूं, दोनों की समीक्षा करूं, फिर दोनों के आधार पर अपना जजमेंट दे दूं। तो इसीलिए कांट के दर्शन को कहा जाता है कि वो समीक्षावादी दार्शनिक है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि वो एम्पिरिसिज्म या रैशनलिस्ट को आपस में मिलाते हैं, और वही चीज हम पढ़ने अब जा रहे हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इस तरह कांट ने कहा कि भाई दोनों को हम मिलाएंगे, एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट, ठीक, हम दोनों को मिला देंगे और दोनों की अच्छी बातों को साथ में लेके चलेंगे। देखो याद रखना, मैं एक ऐसे ही आपको बात बताता हूं तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जो बुद्धिवादी है ना, जो रैशनलिस्ट है, वो बोलते हैं कि जो नॉलेज है हमारा वो हमारे दिमाग में पहले से है ना, ठीक है, पहले से है और सबके दिमाग में सेम है, तो कभी बदलेगा नहीं, एक सा है सबके अंदर। जैसे 1 + 1 = 2, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंदर ये नॉलेज पहले से ही है, तो कभी नहीं बदलेगा। कहा ठीक। लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमारे, ठीक है, ये आंख के थ्रू या मान लो कान के थ्रू नॉलेज अंदर आता है। तो सबकी आंखें अलग अलग होती हैं, किसी की आंख में अलग, किसी की आंख में धुंधलापन, किसी के, तो सबका नॉलेज अलग अलग रहेगा। तो बेसिकली जो नॉलेज है वो दो तरह की बात हो रही है। जो रैशनलिस्ट है वो बोलते हैं कि नॉलेज अंदर है, जो एम्पिरिसिस्ट है वो बोलते हैं कि अनुभव से आता है। तो कांट इसी को समन्वित कर देते हैं। कांट कहते हैं, देखो याद रखना यहां पर अच्छे से समझना इस बात को, ये क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान में बुद्धि के अंदर है, बाहर से नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान बाहर से आ रहा है, लेकिन कांट बोलते हैं ऐसा नहीं है। कांट बोलते हैं ज्ञान में बाहर से भी चीजें आती हैं और दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ रहता है, और ये दोनों मिल जाते हैं, है ना। दिमाग के बाहर से भी चीजें आती हैं और दिमाग के अंदर भी कुछ रहता है, दोनों मिलके जो बनाते हैं वो ज्ञान होता है। सेम ऐसे ही है, सपोज करो, है ना, कि ये कोई एक फैक्ट्री है, इसमें कोई सामग्री अंदर गई और अंदर से जाके इसमें मशीनें लगी हैं, यहाँ पर उसको तैयार कर दिया और कोई एक प्रोडक्ट बन गया, है ना। देखो बहुत सिंपल दर्शन हो जाता है जब किसी अच्छे इंसान से आप पढ़ो, है ना। जैसे मान लो कांट के संबंध में मैं, है ना, जो मेरे गुरुजी हैं या जिन्होंने मुझे सिखाया, अमित सिंह सर हैं, तो उनसे मैं ये सब सीखा, तो बहुत इजी हो जाता है चीज़, है ना। तो पढ़ाई कठिन नहीं होती, कठिन होता है कि आप किससे पढ़ रहे हो, किससे नहीं पढ़ रहे। जब कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाता है तो चीज़ें फिर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाती हैं।
तो समझ में आ रही बात कि बेसिकली जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज की सामग्री जाएगी, और सामग्री मतलब सपोज करो ऐसे है कि फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में सामग्री जाती है मान लो, फिर फैक्ट्री में तैयार होके प्रोडक्ट बन जाता है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज की सामग्री मिलती है, एक्सपीरियंस से, नाक आंख कान से नॉलेज की सामग्री मिलती है, और फिर हमारे दिमाग में ये चीज जाती है, दिमाग में हमारे कई तरह की मशीनें लगी हैं और बाद में नॉलेज बन जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो कहने का मतलब कांट ये बोलते हैं कि हम नाक आंख कान से जब कुछ देखते हैं तो हमें सामग्री मिलती है। जैसे मैंने आपको देखा, ठीक, आपकी 2-3 एक्टिविटी मैंने देखी, वो मेरी आंखों से अंदर गई, वो आपस में जुड़ गई, मेरे दिमाग में कोई एक फ्रेम लगा हुआ है, उसने आपस में सब जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद बताया कि ये इंसान बहुत शैतान है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मान लो कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, पीछे से आप कोई हरकत कर रहे हो, मैंने बार बार देखा, और देखना क्या, आंखों से देखा, सामग्री ली अंदर, और मेरे दिमाग में वो बात गई और 2-3 बातें आपस में जुड़ी और एक निर्णय हुआ कि ये कोई ना कोई बड़ी शैतानी के फिराक में है। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी तरह कांट समझाते हैं, कांट कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो बेसिकली दोनों चीजों से मिलकर बना है, अनुभव से और बुद्धि से। अब आप कहोगे एक्सपीरियंस का क्या रोल है? तो एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज की सामग्री मिलती है, कंटेंट मिलता है, और वो हमारे दिमाग में जाती है, और हमारे दिमाग में कई तरह के फ्रेम होते हैं, और जब फ्रेम होते हैं तो उनको फ्रेम को वो में सेट हो जाता है और एक नॉलेज आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, सपोज करो आपने दोपहर में चावल चढ़ाया, ठीक है, और आपने देखा, अपने कान से सुना कि 3 सीटी आ गई, आपने कान से सुना 3 सीटी आ गई, और आपके दिमाग में तुरंत बात गई, और तुरंत एक फ्रेम लगा हुआ, उस फ्रेम ने कहा कि 3 सीटी मतलब चावल जलने की संभावना होने लगी, तो आपके तुरंत एक नॉलेज आया कि चावल जल जाएगा। तो कहने का मतलब हमने एक्सपीरियंस भी किया, हमने उसमें अपना दिमाग भी लगाया, और फिर जाके एक निर्णय आया कि भाई गैस बंद कर दो, या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो तो हीटर बंद कर दो, है ना, तार हटा दो। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां बच्चे ज्यादातर हॉस्टल से जुड़ी लाइफ रही है, तो मैं वही जानता हूं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह बेसिकली कांट ऐसा कहते हैं। तो ये सब तो मैंने कांट को समझाने के लिए आपको बहुत सरल तरीके से समझाया। अब कांट के बारे में कहा जाता है कि नॉलेज क्या है। कांट क्या मानते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान, मैंने आपको बताया कि ज्ञान 2 तरीके से, सामग्री आती है, फिर हमारा बुद्धि में उस सामग्री पे काम होता है, और काम होने के बाद उस सामग्री को सेट कर दिया जाता है, और सेट करने के बाद वो नॉलेज बन जाता है। जैसे मान लो हमने देखा कि पानी बरस रहा है, फिर हमने देखा बादल भी है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि जब भी बादल होता है पानी बरस जाता है। तो याद रखना, हमने आंखों से क्या देखा? बादल और पानी बरसना। लेकिन हमने ज्ञान क्या बनाया? ज्ञान बनाया कि जब भी बादल होते हैं तो पानी बरसता है, ये नॉलेज है। तो ये कैसे आया? ये एक्सपीरियंस से भी आया, और एक्सपीरियंस में हमारे दिमाग ने जब काम किया, ठीक। तो जैसे मैंने आपको गैस का उदाहरण दिया, मतलब चावल जलने का, मैंने आपको ऐसे फिर एक बच्चे की शैतानी का उदाहरण दिया। जैसे मान लो माता जी है, छोटा बच्चा है, वो शैतानी कर रहा है, तो दिमाग में देखा कि घर में कोई शोर नहीं हो रहा, क्या बात है ना, छोटा बच्चा, शोर नहीं होने का मतलब दिमाग में चीजें गई, और जाने के बाद तुरंत दिमाग में काम हुआ कि जब कोई शोर नहीं हो रहा मतलब कोई बहुत बड़े शोर की तैयारी हो रही है, ठीक। तो दिमाग तुरंत क्या हुआ? एक्टिव हुआ। तो कहने का मतलब बुद्धिवादी जो कहते हैं कि दिमाग से हमारे ज्ञान आता है, वो भी बात सही, और एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के बिना ज्ञान की सामग्री ही नहीं आएगी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कांट के हिसाब से ज्ञान में अनुभव और बुद्धि दोनों की भूमिका होती है। अनुभव या एक्सपीरियंस से हमें ज्ञान की सामग्री या कंटेंट या मटेरियल मिलता है, और बुद्धि हमारे उस ज्ञान को फ्रेम में सेट करती है, और सेट करने के बाद एक डिसीजन या एक जजमेंट पास करती है, जिसको हम नॉलेज करते हैं। इसीलिए कांट ऐसा बोलते हैं, नॉलेज इज ए सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट, है ना। याद रखना, नॉलेज की डिफिनेशन हमेशा कांट की याद रखना क्या है, कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज इज ए सिंथेटिक ए प्रायर
जजमेंट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये लाइन सीधे आ जाएगी। तो बेसिकली कांट ने जो सब बताया वो तो कांट की एक सामान्य बात थी, व्यवहारिक बात थी, लेकिन कांट ने अपने दर्शन में जो ज्ञान की डेफिनेशन दी, व्हाट इज नॉलेज, तो कहा नॉलेज इज ए सिंथेटिक ए प्रायर जजमेंट। नॉलेज क्या है? सिंथेटिक ए प्रायर, है ना, जजमेंट। अब जजमेंट मतलब तो कथन हो गया, कोई छोड़ दो, पर सवाल है ये दो शब्द का क्या मतलब है। तो याद रखना कांट ने जो बोला है ना ए प्रायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे अनुभव से परे हो, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब होता है जो नई जानकारी जोड़ता हो। अब वैसे तो समझाने में लंबा समय लगेगा, बस अभी रट लो कि इस शब्द का मतलब होता है ए प्रायर का मतलब होता है जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर की चीज हो, हमारे एक्सपीरियंस में ना आती हो, या हमारे एक्सपीरियंस या हमारे अनुभव से उसका कोई संबंध ना हो। और साथ में सिंथेटिक का मतलब जो हमारे नई जानकारी से जुड़ा हो। बेसिकली ये कई तरह के कथन होते हैं, कई तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है सिंथेटिक स्टेटमेंट, है ना। जैसे मान लो मैं कहूं कि योगेश त्रिपाठी की हाइट 5 फीट 10 इंच है, अगर मैं ऐसी बात बोलूं तो इसमें कुछ आपको नई जानकारी मिली, नई जानकारी मिली ना, तो आप इसको कहोगे सिंथेटिक स्टेटमेंट। ऐसे कथन जिससे हमें नई जानकारी मिलती है, जैसे फूल लाल है, जैसे लैपटॉप 35 या 350 ग्राम का है, इस तरह की कोई जानकारी है ना, इस तरह की जानकारी उसको सिंथेटिक स्टेटमेंट बोलते हैं। और देखो ऐसी कथन जो होंगे वो हमेशा आपको कोई नई जानकारी देंगे। तो कहा कांट ने कि जो ज्ञान होता है उसमें ऐसे स्टेटमेंट की भूमिका या इस तरह का नेचर होना चाहिए। फिर ए प्रायर का मतलब क्या है? ऐसे स्टेटमेंट जो अनुभव के सब्जेक्ट ना हो, जैसे 1 + 1 = 2, ये हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं होता, हमारे अनुभव, हमें कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये क्या है? ये एक्सपीरियंस से परे है, ए प्रायर है, बिना एक्सपीरियंस के भी हमें समझ में आ जाता है। तो बेसिकली कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि नॉलेज इज ए सिंथेटिक ए प्रायर जजमेंट, मतलब ज्ञान जो है उसमें नवीनता भी हो, सिंथेटिक मतलब नवीनता भी हो, और ए प्रायर का मतलब उसमें सार्वभौमिकता या निश्चितता भी हो। क्योंकि जो चीज अनुभव में आएगी, जो चीज एक्सपीरियंस का पार्ट होगी, उसमें नवीनता तो होगी पर सर्टेनिटी नहीं होगी। तो कांट ने कहा सर्टेनिटी के लिए मैं ये शब्द यूज कर लेता हूं। क्योंकि आपको मैं फिर से बता दूं कि कांट के हिसाब से क्या था कि कांट दो चीजों को आपस में मिलाना चाह रहे थे। इसके हिसाब से ज्ञान कैसा होता है? जिसमें नवीन चीजें हो। इनके हिसाब से ज्ञान ऐसा होता है जिसमें सर्टेनिटी हो। कांट दोनों को मिलाना चाहते थे। कांट नवीनता, है ना, और या निश्चितता दोनों को मिलाना चाहते थे। तो कांट ने कहा नॉलेज इज सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ऐसे कथन जिसमें कोई नई जानकारी हो, ठीक। जैसे मैं कहूं सभी कुंवारे अविवाहित हैं, सभी कुंवारे अविवाहित हैं। अच्छा ये बताओ, सभी कुंवारे अविवाहित हैं, इसमें कोई नई जानकारी है? नहीं, ये दो शब्दों का ही हेर फेर है ना। जैसे मैं कहूं रेड लाल है, तो इसमें तो कोई नई जानकारी नहीं मिल रही ना, मैं केवल शब्दों का पर्याय यूज कर रहा हूं। तो जिससे कोई नई जानकारी मिलती है उसको बोलते हैं सिंथेटिक स्टेटमेंट। जैसे मैं कहूं गुलाब लाल है, योगेश त्रिपाठी की हाइट इतनी है, तो जिससे नई जानकारी मिले। तो कांट इस शब्द के थ्रू, सिंथेटिक शब्द के थ्रू अपने नॉलेज को क्या बनाना चाहते थे? नॉलेज में नवीनता जोड़ रहे थे। क्या जोड़ रहे थे? नवीनता, ठीक। और इसके थ्रू, ए प्रायर के थ्रू ज्ञान में सर्टेनिटी जोड़ रहे थे, निश्चितता जोड़ रहे थे, ठीक है। तो याद रखना फिर वही बात, चूंकि आपको पता है ज्ञान में मटेरियल बाहर से आता है तो वहां से ये हो जाएगा। और ज्ञान में जो दिमाग, हमारे बुद्धि है, उसमें कई तरह के फ्रेम है या कई तरह की संरचना है जो ज्ञान को व्यवस्थित कर देती है। मतलब आएगा कैसे भी, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो ये एक संरचना है, कोई चीज कैसी भी जाए, कितनी भी जाए, ठीक है, निकलेगी तो यहां इसी नाप की।
तो कहने का मतलब बाहर से बहुत सी चीजें नवीन आ रही हैं, नई आ रही हैं, लेकिन जब फ्रेम में फिट हो जाएंगी तो सब एक सी हो जाएंगी ना। तो कांट के हिसाब से हमारी जो बुद्धि है उसमें जब सब फ्रेम जो है वो सबके सेम है, उसको कैटेगरी बोली, कोटियां बोली, तो कहा हमारा दिमाग है जो उसमें सब में सेम फ्रेम है। तो बाहर से नई चीज आएगी लेकिन जब फ्रेम में सेट हो जाएगी तो सब एक सी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कांट ने बुद्धि को भी रोल प्ले करने दिया और एक्सपीरियंस को भी रोल प्ले करने दिया, और कहा कि कांट ने कहा कि अनुभववादी और बुद्धिवादी दोनों सही हैं, बस दोनों अलग अलग जो थे इस कारण अधूरे थे, एक साथ मिला दो चीजें सही हो जाएंगी। और कांट ने ऐसे दोनों दर्शन को मिला के अपना दर्शन दिया, और यही कांट ने कहा कि नॉलेज इज द सिंथेटिक ए प्रायर जजमेंट। सिंथेटिक का मतलब यहां नवीनता से है, ए प्रायर का मतलब प्राग अनुभविक, मतलब जो अनुभव से परे हो, जो निश्चित हो, जो अनुभव का विषय होगा, जो एक्सपीरियंस का होगा, उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। पर एक बात और याद रखना, कांट ने कहा कि ये तो हमारा चलो दिमाग है, इसमें फ्रेम बने हैं, लेकिन कांट ने कहा कि यहां पर दो चश्मे लगे हुए हैं, है ना। हमारे यहां जो भी सामग्री आती है वो इससे होके जाती है, इससे होके जाती है, और यही कहा स्पेस है और यही कहा टाइम है। तो याद रखना, कांट ने कहा कि हमारी जो बुद्धि है जो मटेरियल कलेक्ट करती है उसके अंदर दो क्षमता होती हैं, स्पेस और टाइम पे निर्धारित करने की। और कहा कि हम जब कुछ चीजों को मटेरियल लेते हैं ना, जैसे मान लो आप कुछ भी लगा लो, चश्मा लगा लो, आप दुनिया को देखोगे तो हरी दिखेगी अगर हरा चश्मा है, काला लगाओगे तो काली दिखेगी, है ना। तो कहा कि हमारे बुद्धि में दो सांचे बने हुए, दो स्ट्रक्चर हैं, और हम जो भी सामग्री ग्रहण करते हैं वो इन दोनों से होके आती है, तो इन दोनों से प्रभावित हो जाती है। और आप खुद सोचो, आप कोई एक ऐसी कल्पना करो, सोचो अपने मन में कुछ ऐसा सोचो जिसमें टाइम और स्पेस ना हो, इम्पॉसिबल होगा। आप कुछ भी सोचोगे वो टाइम और स्पेस के साथ ही सोचोगे, उसमें कोई ना कोई समय होगा, कोई ना कोई जगह होगी। जैसे सोचो, मैं सोचूं कि मैं आज जम्मू कश्मीर में घूमने जाऊं, तो देखो आज जम्मू कश्मीर, है ना, तो बिना इन दोनों के, टाइम और स्पेस के, आप कुछ नहीं सोच सकते। तो कांट ने कहा कि जब भी हम कोई सामग्री लेते हैं तो ये दो सांचों से होकर आती है, और इस प्रकार कांट ने स्पेस और टाइम की व्याख्या की, स्पेस और टाइम की व्याख्या की। कांट से पहले दो तरह के लोग थे, एक मानते थे कि स्पेस और टाइम कुछ होता ही नहीं है, ये हमारे मन का एक कल्पना है, इसमें लाइबनिज का नाम आता है। वो कहते थे कि टाइम और स्पेस का कोई एग्जिस्टेंस वास्तव में है नहीं, हमने केवल अपनी मतलब अपनी सुविधा के लिए टाइम और स्पेस बना रखा है, कुछ नहीं होता टाइम और स्पेस जैसा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जो मानते थे कि टाइम और स्पेस एक दुनिया में रहता है, बाहर है, टाइम और स्पेस एक बहुत बड़ा संरचना है, उसके अंदर हमें। थोड़ी समझने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि एक दिन में नहीं समझ में आएगा, बस याद रखना इसमें जैसे जैन दर्शन या इसमें न्यूटन की टाइम और स्पेस की एक पूरी जगह है, उसमें हम लोग हैं, है ना। और एक तरफ लाइबनिज कहते हैं कि टाइम और स्पेस जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाया लाइबनिज, कांट ने। और कांट ने क्या माना कि टाइम और स्पेस जैसा कुछ होता है, क्या है, हमारा फ्रेम, हमारा फ्रेम किसी चीज को देखने का, या एक प्रकार का चश्मा है, या एक प्रकार की क्षमता है। क्या है, क्षमता। हम किसी को जब देखते हैं तो टाइम और स्पेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लाइबनिज ने जैसे कहा था कल्पना है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है टाइम और स्पेस का, उसको भी खंडित कर दिया। साथ में न्यूटन ने कहा था कि टाइम और स्पेस बाहर रहता है, ऐसा भी नहीं है, टाइम और स्पेस एक प्रकार की हमारी क्षमता है जो हमारे अंदर शुरू से ही निहित है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कांट को आपको समझना है, ठीक है। बाकी कांट से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो नोट्स में मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, आप उसको पढ़ लेना। और बाकी जो दर्शन के सारे विषय हैं जैसे देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, ठीक, लॉक, बर्कले, ह्यूम, इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट नोट्स पे बेस क्लास तैयार करेंगे, और आपको जल्दी ही वो 1 या 2 घंटे में मिल जाएगी, और आपका एक रिवीजन हो जाएगा।
और आपके दिमाग की टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरा पढ़ाने का ये पर्पज था कि आपके अंदर एक क्षमता डेवलप हो जाए, बाकी आपने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा होगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।